Good morning to all of you. My name is Adarsh Pandey and I would like to describe the topic एयर कंडीशनर। आइए हम जानते हैं कि एसी और एयर कंडीशनर होता क्या है और एसी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फ्रिज वगैरह कैसे कार्य करता है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, रेफ्रिजरेंट क्या होता है, शीतलक क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। ये कंप्रेसर आपका जो एसी में जो कंपोनेंट यूज किए गए हैं, मैं एक बार सबका नाम बता दे रहा हूं आपको। ये आपका कंप्रेसर है जो कि रेफ्रिजरेंट को ये कंप्रेस करता है। ये कंडेंसर है जो कि लेटेंट हीट को ये रिमूव करता है, अंदर से लेटेंट हीट, इनर लेटेंट हीट को लेके ये सराउंडिंग में रिमूव करता है। ये आपका ड्रायर है। ड्रायर का वर्क क्या होता है? ड्रायर का ये वर्क होता है कि ये रेफ्रिजरेंट को हमेशा फिल्टर करते रहता है और एक तरीके से और इसे कह सकते हैं कि स्टोरेज मीडियम है। जब हमें जरूरत नहीं होती है, रेफ्रिजरेंट एक्सेस हो जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट अगर हो जाता है, रेफ्रिजरेंट हो जाता है, तो ये जो ड्रायर है ये उनको कैप्चर करके, एब्जॉर्ब करके टैंक के रूप में रखता है ड्रायर। आगे आता है हमारा कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब क्या करता है? कैपिलरी ट्यूब प्रेशर को वो कंट्रोल करता है। प्रेशर वो कंट्रोल करके वो लिक्विड को वो लिक्विड प्लस वेपर में कन्वर्ट करता है। इसका प्रोसेस मैं आगे आपको बताऊंगा अच्छे तरीके से। इवेपोरेटर क्या करता है? इवेपोरेटर लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चलिए मैं एसी का वर्किंग प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, रेफ्रिजरेंट का शीतलक होता क्या है। शीतलक वह पदार्थ है जिसकी जो वेपराइजिंग पॉइंट या जिसे बोल सकते हैं आप मेल्टिंग पॉइंट या वेपराइजिंग पॉइंट जो होता है, वो जैसे कोई रेफ्रिजरेंट है, इसकी जो वेपराइजिंग पॉइंट होगी वो -10 डिग्री सेल्सियस होगी और इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होगी, जो वो -50 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जितना कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा जिस रेफ्रिजरेंट या जिस शीतलक का, जितना कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा उतना वो हमारे लिए यूजफुल रहेगी, उतना ही वो रेफ्रिजरेशन में मदद करेगी। और जितना वेपोराइजिंग पॉइंट जो है, जितना वेपोराइजिंग पॉइंट जो है कम रहेगा, जितना कम रहेगा वेपोराइजिंग पॉइंट, उतना ही हमें रेफ्रिजरेशन में अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो रेफ्रिजरेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो -10 डिग्री टेम्परेचर पे वो वेपोराइज हो जाएगी, मतलब भाप बन के उड़ जाएगी, और -50 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रेफ्रिजरेंट हमारा, मान लीजिए कि यहां से शुरुआत करते हैं हम। यहाँ प्रोसेस नंबर हमारा 1 है। यहां से जो हमारा शीतलक है, रेफ्रिजरेंट है, वो हमारे जो है सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में रहेगा। सैचुरेटेड वेपर का मतलब ऐसा वेपर जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो। ठीक है। तो यहां से जो हमारा प्रवेश किया सैचुरेटेड वेपर था ये। ठीक। कंप्रेशन में प्रवेश करने से पहले जो वेपर रहेगा हमारा, वो सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में रहेगा। अब सैचुरेटेड वेपर अगर कंप्रेशन में एंटर किया तो कंप्रेसर क्या काम करेगा? उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज इंक्रीज कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि कंप्रेसर में हमारा रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा रहता है। रिसिप्रोकेटिंग का मतलब है, जैसे आप उसका इंजन में देखे होंगे 4:8 2 इंजन में, कि पिस्टन से जो भी वर्क करता है सिलेंडर में, तो पिस्टन की मदद से एयर को हम कंप्रेस करते हैं। तो इसीलिए इसका जो कंप्रेसर है यहाँ पे रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रहेगा। अब कंप्रेसर क्या करेगा कि रेफ्रिजरेंट को सैचुरेटेड वेपर से सुपर हीटेड फॉर्म में बदल देगा। ये आ जाएगा आपका सुपर हीटेड फॉर्म, सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर क्या होता है? सुपर हीटेड वेपर ऐसा वेपर होता है कि जिस वेपर में पानी की जो मॉलिक्यूल्स वो भी गायब हो जाएं, वो भी एकदम क्लियर हो जाएं।
अगर ऐसा वेपर जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो सैचुरेटेड वेपर है। उसी सैचुरेटेड वेपर को अगर आप और हीट दे देते हैं और हीट सप्लाई करते हैं तो वो सुपर हीटेड फॉर्म में बदल जाता है। तो कंप्रेसर से निकलने के बाद जो हमारा शीतलक या रेफ्रिजरेंट होगा वो सुपर हीटेड वेपर फॉर्म में होगा। अब यही सुपर हीटेड वेपर फॉर्म प्रवेश करेगा हमारे कंडेंसर में, कंडेंसर में प्रवेश करेगा। कंडेंसर की जो वो ट्यूब की लाइनिंग होती है वो इस शेप में होती है, ठीक है। और इसमें जो ये आपको लाइनिंग दिख रहा है ये कॉपर के फिन्स हैं, कॉपर के फिन्स हैं। चूंकि इसका जो ये कंडेंसर है, कंडेंसर में जो ट्यूब गई हुई है उसको इतना मोड़ा क्यों गया है, क्यों इतना मोड़ा गया है? क्योंकि उसका जितना ही उसको मोड़ेंगे उतना ही उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा जो हीट है वो कम से कम समय में बाहर निकाल देगा। समझ में आ रहा ना? तो ज्यादा से ज्यादा जो हीट है वो कम समय में बाहर निकाल देगा। इसीलिए वजह से हम कंडेंसर को जो है वो जिगजैग या जैसे भी कह सकते हैं आप, मतलब कि इस शेप में लिया गया है कंडेंसर, ठीक है। और ये जो हम लाइनिंग दिखाए हैं ये है कॉपर के फिन्स। कॉपर के फिन्स ये भी मदद करते हैं कि ये भी कूलिंग, मतलब कि हीट को, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करने में और लेटेंट हीट को रिजेक्ट करने में दोनों में मदद करते हैं। जैसे यहाँ भी लगा हुआ है कॉपर के फिन्स, इधर भी कॉपर के फिन्स लगे हुए हैं। अच्छा, कभी भी देखे होंगे अगर आपके घरों में अगर एसी वगैरह लगा होगा, एसी में दो कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे। एक तो रूम में लगा रहता है, जैसे मान लीजिए ये आपका ये रूम हो गया, रूम में एसी लगा हुआ है, ठीक है। और उसकी छत पे कभी देखिएगा तो एक बॉक्स लगा रहता है जो इस शेप में रहता है, ठीक है। ठीक है, ये आपका दीवार हो गया, दीवार में एसी फिट है, ठीक है, एसी फिट है, ठीक है। और ऊपर की तरफ में एक बॉक्स लगा रहता है। वो जो बॉक्स होता है उस बॉक्स के अंदर यही हमारा कंडेंसर रहता है, बॉक्स के अंदर कंडेंसर रहता है। उसी कंडेंसर के जस्ट पीछे जो ये वाली आपको फैन दिख रही है, इसका नाम है सी फैन। सी मतलब कंडेंसर फैन। कंडेंसर फैन क्या करता है, ये हवा को फोर्सली, हवा को बहुत तेजी से कंडेंसर के ट्यूब से होते हुए गुजार देता है। क्या काम करता है, ये जो मोटर है, ये मोटर कंडेंसर फैन को भी चलाता है और इवापोरेटर फैन को भी चलाता है। तो मोटर क्या काम करेगा, दोनों को एक साथ ही चलाएगा। तो जो भी जो हमारा सुपर हीटेड वेपर था वो प्रवेश किया कंडेंसर में, कंडेंसर में प्रवेश किया। अब कंडेंसर में प्रवेश करने के बाद वो क्या करेगा, वो लेटेंट हीट को बाहर की तरफ देगा, लेटेंट हीट को वो बाहर की तरफ देगा। जब लेटेंट हीट को बाहर देगा, जब किसी वेपर में से आप हीट को निकाल देंगे तो वो ठंडा हो जाता है। जब वेपर में, किसी वेपर है उसमें से आप अगर हीट को निकाल देंगे तो वो ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है। तो कंडेंसर में प्रवेश करने के बाद जब वो रेफ्रिजरेंट हमारे यहाँ पे पोजीशन में आएगा तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और जैसा कि मैंने बता दिया कि कंडेंसर फैन का जो यूज होता है वो सिर्फ और सिर्फ लेटेंट हीट को फोर्सली बाहर निकालने के रूप में होता है। और वैसे ही मैंने बताया कि जब किसी घर में एसी लगा रहता है तो उसके दो कंपोनेंट हमें सिर्फ और सिर्फ दिखते हैं। एक जो कि रूम के अंदर होता है, दूसरा जो कि छत वगैरह पे या रूफ वगैरह पे लगाया जाता है। तो इसमें जो ऊपर वाली बॉक्स होती है इसमें कंडेंसर लगे होते हैं, कंडेंसर लगे होते हैं। इसी कंडेंसर की जस्ट पीछे एक फैन लगी होती है जो कि जब रेफ्रिजरेंट इस कंडेंसर में इस लाइनिंग में आता है तो वो हीट फॉर्म में रहता है। अब जो पीछे फैन लगी है वो जब फैन ब्लो करेगी तो वो ठंडी हवा को इस पाइप की मदद से गुजारेगी। जब ठंडी हवा को इस पाइप की मदद से गुजारेगी तो जो पाइप में हमारा वेपर मतलब भाप जो बह रहा है वो अपनी जो हीट है, अपनी गर्मी को वो हवा को सौंप देगा और हवा क्या काम करेगी, उस हीट को निकाल के बाहर वातावरण में फेंक देगी, ठीक है। तो यही मदद करता है हमारा, यही काम है कंडेंसर का, यही वर्क है कंडेंसर का। अब कंडेंसर के बगल में एक कैपिलरी ट्यूब लगी होती है। जो ये कैपिलरी ट्यूब आपको दिख रही है, कैपिलरी ट्यूब और ड्रायर दोनों इसी के अंदर में रहता है, इसी बॉक्स के अंदर में रहता है, ठीक है। ड्रायर भी इसी बॉक्स में रहेगा और कैपिलरी ट्यूब भी इसी बॉक्स में रहेगा, ठीक है। अब जो रेफ्रिजरेंट है हमारा लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, अब आया ड्रायर में। ड्रायर क्या करेगा, ड्रायर क्या काम करेगा कि ड्रायर
जो रेफ्रिजरेंट है या जो शीतलक है उसको बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। वो पहले तो उसको ना रोक देगा, उसको कैप्चर कर लेगा। जितना जितना हमें शीतलक का जरूरत होगा, जितना जितना हमें टेम्परेचर को मतलब कि घटाना होगा, उतने उतने रेफ्रिजरेंट को वो आगे छोड़ता है। तो ये ड्रायर दोनों काम करता है। पहला काम वो सफाई करता है, मतलब कि जो भी रेफ्रिजरेंट या शीतलक है उसको फिल्टर करेगा, वो फिल्टर भी करेगा। और दूसरा काम इसका क्या है कि वो उसके फ्लो की स्पीड को कम करता रहता है। ठीक है, अब प्रवेश करेगा कैपिलरी ट्यूब में। अब जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में था, अब कैपिलरी ट्यूब में प्रवेश किया। तो कैपिलरी जो ट्यूब होती है, जो कैपिलरी ट्यूब होती है, उसका फंक्शन जो है एकदम सेम। आप कभी भी गए होंगे नाई वगैरह के यहाँ बाल कटाने के लिए, तो उसके क्या देखे होंगे यार कि जो एक स्प्रे लिया रहता है जिससे वो बाल के ऊपर पानी छिड़कता है। तो जो हमारा बॉटल रहता है उसके अंदर लिक्विड है, ठीक है, और ऊपर की तरफ में वो नोजल लगाया रहता है। ठीक है, तो नोजल क्या काम करता है कि लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। जिधर से एब्जॉर्ब करता है उस तरफ लिक्विड का जो एरिया होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जिस तरफ से वो डिस्चार्ज करता है लिक्विड को, उस तरफ का जो एरिया होता है बहुत फिन्स होता है, बहुत छोटी छोटी एरिया होती है। तो यही फर्क होता है कैपिलरी ट्यूब का। कैपिलरी ट्यूब जिधर से एब्जॉर्ब करता है उधर का जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन जिस तरफ से वो लिक्विड या रेफ्रिजरेंट या शीतलक को डिस्चार्ज करता है उस तरफ का जो एरिया होता है बहुत माइन्यूट या बहुत फिन्स टाइप में होता है, बहुत छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं। अब कभी भी आप देखे होंगे कि जब स्प्रे करता है, जब कोई बार्बर या नाई अगर किसी का बाल काट रहा है तो उसके ऊपर स्प्रे जब करता है तो कुछ कुछ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो धुआं बन के उड़ते हैं, ठीक है, और कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाल में चिपक जाते हैं। तो लिक्विड था, लिक्विड को उसने स्प्रे करके वाटर मतलब वाटर लिक्विड में बदला और वेपर में बदल दिया, वेपर में भी बदल दिया। तो जब लिक्विड प्रवेश करेगा कैपिलरी ट्यूब में और इससे जब डिस्चार्ज होगा तो वो लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में आ जाएगा। समझा रहा? लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में आ जाएगा। अब वही लिक्विड प्लस वेपर इवापोरेटर के पाइप में प्रवेश करेगी। इवापोरेटर का जो पाइप है वो हमारा जो रूम में एसी लगा होता है उसी के अंदर वही पाइप होता है। ठीक है, ठीक, मान लेते हैं कि ये जो पाइप लगी हुई है, पाइपलाइन लगी हुई है, ये इवापोरेटर की पाइप है। ठीक है, ये रूम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी, रूम के टेम्परेचर को ये एब्जॉर्ब करेगी। और इस पाइप में लिक्विड प्लस वेपर दोनों फ्लो कर रहा है। ये जो पाइप है इसमें लिक्विड प्लस वेपर दोनों फ्लो कर रहा है। तो वेपर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लिक्विड इसमें फ्लो कर रहा है वो रूम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके, अब भाई कोई लिक्विड है अगर उसको टेम्परेचर आप दोगे तो वेपराइज हो जाएगा, तो वो रूम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके वो भी वेपराइज हो जाएगा। तो एक वेपर तो पहले से हमारे पास था, अब दूसरा जो लिक्विड है वो भी वेपराइज हो गया। तो दोनों वेपर जब निकलेंगे इवापोरेटर से तो वो सैचुरेटेड फॉर्म में हो जाएंगे और पूरे पूरे वेपर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर। अब ये सैचुरेटेड वेपर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जब सैचुरेटेड वेपर होता है उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो पानी का मॉलिक्यूल्स जो होता है वो अगर कंप्रेसर में प्रवेश करेगा तो कंप्रेसर को, जाहिर सी बात है, कंप्रेसर वगैरह जो है मेटल से बना हुआ है तो कंप्रेसर को खराब कर देगा, कंप्रेसर वो खराब कर देगा। तो जो एसी होता है, एसी में सबसे जो महंगी चीज होती है वो कंप्रेसर ही होती है हमारी। कंप्रेसर जब खराब हो जाएगी तो ज्यादा मतलब ज्यादा पैसा लग सकता है। ठीक है, तो वो इसके बीच में इसकी सेफ्टी के लिए हम एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। एक्यूमुलेटर क्या करती है, ये सैचुरेटेड जो वेपर है ये प्रवेश जब एक्यूमुलेटर में करता है ये पानी के मॉलिक्यूल्स को निकाल देती है बाहर, पानी के मॉलिक्यूल्स को छान के बाहर निकाल देती है और कंप्रेसर में सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड वेपर मतलब सिर्फ और सिर्फ वेपर को ही प्रवेश कराती है। ये पानी के मॉलिक्यूल्स को छान के निकाल लेती है। इससे कंप्रेसर को एक मदद मिल जाता है कि वो उसके अंदर पानी वगैरह प्रवेश नहीं करता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रवेश नहीं करता है। और इसकी सेफ्टी के लिए एक्यूमुलेटर का ही यूज किया जाता है।
अब यही प्रोसेस जो है तो वो साइकिल के फॉर्म में रन करेगा और हमारा जो भी रूम का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको एयर कंडीशनिंग समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।